नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विषय में। चलिए नजर डालते हैं इस अधिनियम पर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें पहला ही शब्द है उपभोक्ता। उपभोक्ता से क्या आशय? तो देखिए यहां पे लिखा है कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है या फिर किसी सेवा का लाभ उठाता है। तो यहां लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है या फिर किसी सेवा का लाभ उठाता है तो वह एक उपभोक्ता है। दोस्तों, यहां पे दो चीजों पर गौर कीजिएगा, कोई वस्तु या फिर किसी सेवा। वस्तु का मतलब तो कोई भी भौतिक चीज, सेवा से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, यदि आप किसी होटल पे खाना खाते हैं या किसी मॉल पे आपने कोई मूवी देखी तो यह सेवा का लाभ उठाना हुआ, आपने उनकी सर्विसेज का उपयोग किया। तो यहाँ पे वस्तु और सेवाएं दोनों दिया हुआ है। यदि आप वस्तु खरीदते हैं या सेवा का लाभ उठाते हैं तो आप एक उपभोक्ता हैं। वस्तु या फिर आपने ईएमआई पे खरीदी है या पूरा पैसा चुकाकर। दोस्तों, यदि आपने कोई वस्तु ईएमआई पे भी खरीदी है तो भी आप एक उपभोक्ता हैं, या फिर आपने उसकी पूरी कीमत चुका के उसको खरीदी है तो भी आप एक उपभोक्ता हैं। लेकिन यहां यह भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता कौन नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि कौन उपभोक्ता नहीं होगा। दोस्तों, यहां पे पहला है फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, यानी कोई भी वस्तु यदि आपको फ्री में मिली है, जिसकी आपने मूल्य नहीं चुकाई, तो आप उस वस्तु के लिए उपभोक्ता नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, आपने मोबाइल की कीमत अदा की, लेकिन दुकानदार ने आपको मोबाइल के साथ उसका बैक कवर फ्री में दे दिया। यदि बैक कवर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आप यह नहीं कह सकते कि आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वह बैक कवर आपको मोबाइल के साथ में फ्री में मिला है, आपने उसकी कीमत नहीं चुकाई है। यही सेवा के क्षेत्र में भी है। जैसे आपने किसी होटल पे खाना खाया, आपने उस खाने के लिए पैसा चुकाया है। यदि उस खाने में कोई कमी है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, परंतु वहीं यदि आपने किसी भंडारे पर खाना खाया है और वहां पे आपको पर्याप्त सेवा नहीं मिली तो आप एज अ कंज्यूमर यह नहीं कह सकते कि वहां पे आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यदि आपने वस्तु खरीदी है या फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने किसी सर्विस का लाभ उठाया है तो आप उस समय कंज्यूमर नहीं है। देखिए, दूसरा पॉइंट है कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इसका मतलब है कि यदि आपने किसी वस्तु को इसलिए खरीदा है कि आगे उस वस्तु को आप बेच सके तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने उस वस्तु को कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदी और आगे उसी वॉशिंग मशीन को आपने अपने शॉप में लाकर बेच दिया, तो यह क्या हुआ? कमर्शियल पर्पस हुआ। लेकिन वहीं पे यदि आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है और आपकी एक लॉन्ड्री की दुकान है तो आप वहां पे लोगों के कपड़े धोकर उन्हें वापस करते हैं, जिससे आपकी कमाई होती है। आप उस मशीन की सहायता से अपने जीवन यापन के लिए अर्थ कमाते हैं। यहाँ पे आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिया। वहीं आप यदि इस मशीन को बेच देते तो ये क्या होता? कमर्शियल पर्पस होता। तो देखिए, आप किन चीजों में उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। पहली चीज, यदि वह चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। दूसरी, यदि आपने किसी वस्तु को कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है। लेकिन यदि आपने स्वरोजगार के लिए वह वस्तु खरीदी है तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। तो दोस्तों, हमने जाना है कि उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता कौन नहीं है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है,
यानी कि यहाँ सेकंड नंबर पे क्या है, संरक्षण। तो क्या उपभोक्ता पहले असंरक्षित थे? जी हाँ, पहले उपभोक्ता असंरक्षित थे। चलिए जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लिया जाए कि इस अधिनियम के आने से पहले यदि आपने Amazon या फ्लिपकार्ट से किसी बुक को खरीदा है, परचेस किया है, आपने उसकी कीमत चुकाई, उसके बाद वह आपके घर पे डिलीवर हो गया। जब बाद में आपने उस बुक को खोलकर देखा तो आपको पता चला कि उस बुक में कुछ पेजेस गायब हैं। देखिए, आपने पूरे बुक के पैसे दिए थे, लेकिन उसमें से कुछ पेजेस गायब हैं, जिससे आपको पढ़ने में असुविधा होगी। आपने अब क्या किया? अब आपने फ्लिपकार्ट या Amazon से कहा कि देखिए, आपने जो बुक दिया है उसके पेजेस गायब हैं, या तो मुझे नए बुक दीजिए या फिर मेरा पैसा वापस दीजिए। अब Amazon कह रहा है या फ्लिपकार्ट कह रहा है कि भैया पहले आपने बुक मंगाई, हमने आप तक बुक पहुंचाया, अब आप कह रहे हैं कि उस बुक को हम वापस लेकर आए और एक नई बुक आपको दे। भैया यह तो खर्च हमारे ऊपर पड़ गया, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ? उपभोक्ता जिसने बुक खरीदा था उसका नुकसान हो गया। उसने पूरे बुक के पैसे दिए थे और उसे मिल गया कुछ पेजेस गायब वाला बुक, जिससे वह उस बुक को पूरी तरह पढ़ने में असमर्थ है। तो देखिए, इस तरह के असंरक्षण से बचाने के लिए ही यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। अब इस अधिनियम के आने के बाद क्या होगा? अब Amazon या फ्लिपकार्ट अपने में एक ऑप्शन बनाती है कि यदि आपकी वस्तु खराब है तो आप उसे रिफंड कर सकते हैं या फिर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, हो गया ना उपभोक्ता संरक्षण। इसीलिए तो यह अधिनियम आया है, जिसे हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। देखिए, हमने देखा कि उपभोक्ता कौन है और कौन नहीं है और किस प्रकार उसको संरक्षित किया गया। दोस्तों, यह अधिनियम 2019 में आया, तो क्या सरकार को पहले पता नहीं था क्या कि उपभोक्ता असंरक्षित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार 1986 में आया था और 24 दिसंबर 1986 को यह अधिनियम पहली बार बना था। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो 24 दिसंबर को ही हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के आने के पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू था। चलिए देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 होने के बावजूद क्यों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। इन दोनों में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ऐसा क्या है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में नहीं था। सबसे पहला तो कोई रेगुलेटर नहीं था। देखिए, रेगुलेटर 1986 के अधिनियम में कोई भी रेगुलेटर नहीं था, लेकिन 2019 के अधिनियम में एक रेगुलेटर है। इसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो देखिए, एक रेगुलेटर बिठा दिया गया। दूसरे नंबर पर क्या है? ई कॉमर्स। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, 1986 में यह कानून आया था। ई कॉमर्स जैसी कोई चीज तो उस समय थी नहीं, तो नॉट इंक्लूडेड। लेकिन अभी ई कॉमर्स बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। तीसरा है मीडिएशन। देखिए, मीडिएशन नाम की कोई चीज उस समय नहीं थी, उस अधिनियम में मीडिएशन नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन अभी इंक्लूड कर दिया गया। अब यदि आप कमीशन जाते हैं केस लेकर, तो कोर्ट आपको अवसर देता है कि आप पहले मीडिएशन कर सकते हैं। यदि आपका मीडिएशन में नहीं हुआ तो फिर आ जाइएगा कोर्ट, ऐसा सुझाव दिया जा सकता है। देखिए, चौथा क्या है? कंप्लेंट फाइलिंग। आप कंप्लेन कहां पे दर्ज करवा सकते हैं? तो पहले क्या था? जहां से सामान लिया गया या फिर जहां मैन्युफैक्चरर रहता है, जहां आपने सामान लिया या फिर वह सामान जहां पर बना, वहां पे आप केस करवा सकते थे। लेकिन 2019 के अधिनियम में आप जहां पर रहते हैं वहां भी कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, यह सुविधा आपको दी गई कि आप जहां पर रहेंगे आप वहां से कंप्लेन कर सकते हैं। यहां तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहां भी आप कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ क्लेजन। देखिए, अमाउंट ऑफ क्लेजन क्या है? पहले भी 3 संस्था थी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। देखिए, अमाउंट वाइज आप इस कमीशन में जा सकते हैं। यदि 20 लाख तक का मामला है, यदि 20 लाख तक का मामला है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाते थे।
1 करोड़ तक का मामला है, 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे का मामला है तो आप स्टेट कमीशन जाते थे। वहीं पे 1 करोड़ से अधिक का मामला होने पर आप नेशनल कमीशन पर जाते थे। लेकिन अब क्या किया गया, 2019 में अमाउंट बढ़ा दिया गया। अब 1 करोड़ तक का मामला डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा। 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक मामला स्टेट कमीशन तक जाएगा। और फिर 10 करोड़ से ज्यादा का यदि मामला है तो वह डायरेक्ट नेशनल कमीशन पर जाएगा। तो देखिए जो अमाउंट था वह बढ़ा दिया गया। प्रोडक्ट सेलर, पहले क्या था कि यदि कोई सामान खराब निकला तो केवल मैन्युफैक्चरर लेबल था, यानी मैन्युफैक्चरर बस जिम्मेदार था। लेकिन अब क्या है, प्रोडक्ट सेलर भी जिम्मेदार होगा। प्रोडक्ट सेलर को 1986 में सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन अभी यह सम्मिलित है, इसको शामिल किया गया। देखिए फूड, देखिए जो फूड है यह सम्मिलित नहीं किया गया था, 1986 में यह सम्मिलित नहीं था, लेकिन अभी फूड को सम्मिलित किया गया है। फूड को भी गुड्स की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। देखिए इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जैसे पहले क्या था, अगर झूठी एडवर्टाइजमेंट की गई है तो जो एडवर्टाइजमेंट करता है उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था। लेकिन अभी यदि किसी ने झूठी एडवर्टाइजमेंट किया है तो उसके खिलाफ भी केस बनेगा। उसके लिए भी दंड और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। जो 1986 में कमी रह गई थी उस कमी को यहाँ पे दूर करते हुए अन्य जो जरूरी चीजें थी उनको सम्मिलित किया गया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 8 अध्याय हैं, जिसमें 107 धाराएं हैं। दोस्तों, ये सभी धाराएं पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, न ही यह संभव है। जो जो धाराएं इंपॉर्टेंट है वह हम वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे, और यदि कुछ शेष रह जाता है तो हम वीडियो का पार्ट बी में उसको कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, धारा 1 की उपधारा 1 क्या कहती है? इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जा सकेगा। यानी धारा 1 की उपधारा 1 इसका नाम बताती है। धारा 1 की उपधारा 2 यानी सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा। दोस्तों, यह अधिनियम 2019 में बना था और 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। उस समय यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू था। ठीक है, आगे क्या दिया है? धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। चलिए हम देखेंगे कौन कौन से शब्द जिनकी परिभाषाएं हमें जानना जरूरी है और जिनसे सवाल आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो हमने शुरुआत में पढ़ा है कि उपभोक्ता कौन होगा, जिसमें हमने पढ़ा है कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए किसी वस्तु को खरीदता है या किसी सेवा का लाभ उठाता है वह उपभोक्ता कहलाएगा। तो देखिए उसके शुरुआती शब्द क्या थे? कोई व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति कौन कौन होगा इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए कोई व्यक्ति यानी पर्सन की परिभाषा दी गई है धारा 2 के सब क्लॉज 31 में। पहला है अन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति। फिर है दूसरे में अ फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, मतलब कोई फर्म चाहे वह रजिस्टर्ड हो या ना हो वह भी इस व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। थर्ड है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक संयुक्त हिंदू परिवार। फिर है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता समाज। सहकारिता समाज भी इसके अंतर्गत आएगा। An association of person whether registered under the Societies Registration Act 1860 or not, मतलब व्यक्तियों का समूह चाहे वह इस एक्ट के 1860 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड हो या ना हो वो भी पर्सन के अधीन आएगा। ठीक है। फिर है एनी कंपनी, कॉर्पोरेशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन या मालिकाना हक रखने वाला कोई भी इंडिविजुअल। इसके बाद क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब इनमें से जो बच जाता है वो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है,
तो जब भी हम एक्ट में किसी व्यक्ति की बात करेंगे या पर्सन की बात करेंगे तो एक्चुअल में हम इन्हीं सभी लोगों की बात कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, अगली परिभाषा है उपभोक्ता का अधिकार, यानी उपभोक्ता के अधिकार से आशय क्या होगा। यह धारा 2 के उपधारा 9, देखिए धारा 2 के उपधारा 9 पे बताया गया है कि उपभोक्ता का अधिकार, इससे आशय क्या है। तो देखिए इसमें पहला है इंफॉर्मेशन। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे सही इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वालिटी। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे अच्छी क्वालिटी में या फिर जो क्वालिटी उसे बताई गई है उसी क्वालिटी का माल उसे मिले या उसी क्वालिटी की सर्विस उसे मिले, यह भी उपभोक्ता का अधिकार है। देखिए तीसरा नंबर पे है क्वांटिटी। देखिए उपभोक्ता का यह अधिकार है कि जितनी क्वांटिटी उसे बताई गई है उसे उतनी मात्रा में ही माल मिले। फिर है प्राइस। देखिए उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे जो कीमत बताई गई है उसी कीमत में मिले और एमआरपी से ऊपर उसको कोई भी कीमत ना देनी पड़े। देखिए यदि एमआरपी से ऊंची कीमत पर आपको यदि सामान बेचा जाए तो यह उपभोक्ता के अधिकार का हनन होगा, आपके अधिकार का हनन होगा। देखिए नेक्स्ट में है एडवर्टाइजमेंट, यानी उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे सही एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई हो, उसे कोई भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना दिखाई गई हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रीम वाला है, वह बोलता है या दावा करता है कि 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, ठीक है। आपने 7 दिनों तक क्रीम लगाई, अब पता चला कि आप गोरे तो हुए नहीं और ऊपर से आपका पैसा जो है वो भी चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की गई थी कि 7 दिनों में गोरा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, आपके साथ गलत एडवर्टाइजमेंट किया गया या उपभोक्ता का अधिकार का हनन किया गया। तो यहाँ पे सही एडवर्टाइजमेंट मिले, यह भी उपभोक्ता का अधिकार है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए हजार्डस गुड्स। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे कोई नुकसानदेह सामान ना बेचा जाए जिससे उसके शरीर को, उसके स्वास्थ्य को या फिर उसके परिसंपत्ति को नुकसान हो, ठीक है। तो उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे कोई नुकसानदेह सामान ना दिया जाए। नेक्स्ट है सर्विस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सर्विस से आशय क्या है। सर्विस से आशय है कि उपभोक्ता को माल बेचने से पहले या सेवा लेने से पहले जो सर्विस बताई गई थी वह उसी के अनुकूल हो। मान लीजिए कि आपने एक नई बाइक ली, उस बाइक में 6 महीना तक आपकी फ्री सर्विसिंग की आपको गारंटी दी गई। अब यदि आप 6 महीने तक वहां जा रहे हैं और वहां आपको सर्विसिंग चार्ज काट लिया जाए तो ये क्या होगा, आपके साथ आपको जो सर्विस बताई गई थी उसका उल्लंघन हो गया, तो आपके अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो यहाँ पे सर्विस से मतलब यह है कि जो सर्विस आपको बताई गई है वही सर्विस आपको मिले, यह आपका अधिकार है। उसके बाद क्या है, राइट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर का यह अधिकार है कि उसे जागरूक किया जाए, ठीक है। फिर क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। देखिए उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यापार ना किया जाए, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम इतनी परिभाषाएं क्यों कर रहे हैं तो आपको यह जानना काफी जरूरी है कि आने वाले एक्ट में इन सभी परिभाषाओं की काफी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये शब्द बार बार एक्ट में आते हैं। एक्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन परिभाषाओं को आप लिखते चलिए और अच्छे से पढ़ते भी चलिए, ताकि आगे जो हम एक्ट पढ़ेंगे वह आपको अच्छी तरीके से समझ आए। चलिए देखते हैं अगली परिभाषा किसकी है। दोस्तों नेक्स्ट परिभाषा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित व्यापारिक व्यवहार। इसके संबंध में हमें धारा 2 के सब क्लॉज 47 में जिक्र मिलता है। चलिए देखते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। इसमें दिया गया है जिसमें किसी माल के विक्रय, उपयोग या प्रदाय के संप्रवर्तन के लिए अथवा किसी सेवा की व्यवस्था के लिए अनुचित पद्धति अपनाई गई। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि किसी माल के विक्रय, उपयोग या सप्लाई के लिए
यदि कोई गलत तरीका अपनाया गया है या फिर सेवा प्रदान करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाया गया है तो यह अनुचित व्यापार होगा। ठीक है, इसमें सब क्लॉज में दिया हुआ है कि देखिए, झूठ कहा गया है कि माल किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी, मात्रा, श्रेणी, संरचना या मॉडल का है। आपसे झूठ कहा जा रहा है। मान लीजिए कि जैसे एडिडास का जूता फेमस है तो वह एडिडास का जूता कहकर उसी की नकल, उसकी सेकंड कॉपी आपको बेच दे, जो मार्केट में शायद एबिडास के नाम से आता है। तो एडिडास के नाम पे यदि वह आपको एबिडास बेच दिया तो यह क्या होगा? अनुचित व्यापारिक व्यवहार होगा। ठीक है, देखिए सब क्लॉज बी में क्या है? झूठ कहा गया है कि सेवाएं किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी या श्रेणी का है। देखिए, सेवाएं प्रदान करते समय भी आपसे झूठ कहा गया है। मान लीजिए कि आप अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट घूमने गए, वहां आपने होटल में रूम बुक करवाया। होटल वाले ने कहा कि यह रूम एसी युक्त है। बाद में पता चल रहा है कि वहां पे केवल पंखे हैं, एसी नहीं है। तो देखिए, रूम बुक करवाते समय उसको कहा गया कि आपके रूम में एसी होगा, लेकिन जब रूम दिया गया तो उसमें एसी नहीं था। तो यह होगा अनुचित व्यापारिक व्यवहार। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। देखिए फिर क्या है सब क्लॉज सी में? सेकेंड हैंड गुड्स को न्यू गुड्स कहकर बेच दिया गया है। देखिए, कोई भी सेकेंड हैंड माल को आपको नया कहकर बेच दिया गया तो यह भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा। दोस्तों, इस प्रकार कई परिभाषाएं दी गई है अनुचित व्यापारिक व्यवहार से संबंधित। तो आप यह समझ गए होंगे कि कोई भी गलत पद्धति से यदि अपना व्यापार या सेवाएं प्रदान करता है तो वह अनुचित व्यापारिक व्यवहार करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसमें 4 चीजों की व्यवस्था की गई है। देखिए, पहला है काउंसिल, दूसरा है सेंट्रल अथॉरिटी, तीसरा है कमीशन और चौथा है मीडिएशन। दोस्तों, ये चारों चीज इस अधिनियम की आत्मा है। देखिए, सेंट्रल अथॉरिटी जो है ना, ये 1986 के अधिनियम में नहीं था और ना ही कोई मीडिएशन का टर्म था। यह हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, देखिए काउंसिल कितने प्रकार की होगी, यह अधिनियम बताता है कि कितने प्रकार की काउंसिल होगी। देखिए, पहला क्या है? सेंट्रल काउंसिल, सेकंड पे है स्टेट काउंसिल और थर्ड पे है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो देखिए 3 काउंसिल होगी। तो देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से 3 काउंसिल बताई गई है। एक है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर है स्टेट काउंसिल, फिर है सेंट्रल काउंसिल। सेकंड नंबर पे है सेंट्रल अथॉरिटी। देखिए, अथॉरिटी का नाम हम पहले भी देख चुके हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यह अथॉरिटी रेगुलेटर का काम करेगी। ठीक है, फिर है कमीशन। कमीशन भी 3 प्रकार के हैं, ये 1986 में भी था। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर है स्टेट कमीशन, फिर है नेशनल कमीशन। देखिए, अमाउंट वाइज आप इन कमीशनों में जाके अपनी केस दर्ज करवा सकते हैं। 1 करोड़ तक का मामला है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हैं। यदि 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक का मामला है तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। वहीं 10 करोड़ से यदि ऊपर का मामला है तो आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं। ठीक है, और अब क्या है? मीडिएशन का भी टर्म है कि आप दोनों मध्यस्थता करके भी अपना मामला सुलझा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज तो मैं एक ही वीडियो में लाना चाहता था, लेकिन चूंकि समय काफी हो गया है तो ये चारों चीज जो हमने बताई है, ये पार्ट बी लाकर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का पार्ट बी लाकर हम उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए आज जो चीजें हमने पढ़ी हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में।